बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, आज हम बातचीत करना चाहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है। और मेरे मेहमान हैं जनाब अब्बास भट्ट साहब, जो कि कश्मीर नेशनल पार्टी के चेयरमैन हैं, कई बार तशरीफ ला चुके हैं। भट्ट साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू डॉक्टर साहब। उनके मद्दे मुकाबल हैं जनाब प्रोफेसर एजाज प्राचा साहब, और इनकी टीम को काफ़ी पसंद किया जा रहा है, इसलिए मैं दोनों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप दोनों एक साथ आया करें। एजाज प्राचा साहब जो हैं जम्मू कश्मीर फ्रंट ऑफ जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं, साउथ एशिया वॉच लंदन के कन्वीनर भी हैं, कई बार तशरीफ ला चुके हैं। प्रोफेसर एजाज प्राचा साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा जनाब, यानी पाकिस्तान की सियासत के बारे में कोई पेशेनगोई तो नहीं जा सकती, क्योंकि हालात बड़ी तेज़ी से बदलते हैं। और ज़ाहिर है कि हर आदमी का अपना मौक़िफ़ है। हर आदमी जो है ना कहता है जी मैं सही हूँ, बाकी सारे गलत हैं। अकाई को मुफ्त किया जाता है, झूठ जो है ना बड़ी दिलेरी से बोले जाते हैं, और झूठ बोलकर फिर उस पर फ़ख्र का इज़हार किया जाता है। वो कहते हैं कि जो बड़ा आदमी होता है वो यू टर्न कर लेता है। फिर ये भी इतने इतने झूठ बोले जाते हैं कि आम आदमी को समझ नहीं आती कि किस पर यकीन करे और किस पर ना करे। और इसमें एक वजह ये भी है कि असल में ये मैं समझता हूँ कि जो इसकी बिहाइंड स्टोरी है वो ये है कि जो सियासतदान हैं उनको इतना गंदा कर दिया जाए कि कोई इन पर एतबार ना करे। एतबार उनके लिए किया जाए जिनके लिए भट्ट साहब कहते हैं ये बड़े मुनज़्ज़म लोग हैं। अब वो मुनज़्ज़म लोग जो हैं वही तो सारा जो है ना फितना उन्होंने डाला हुआ है। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा अब्बास भट्ट साहब से। भट्ट साहब, हफीज़ शेख साहब की जो है ना सेनेट की सीट के लिए जो शिकस्त हुई, कुछ को कहते हैं कि शिकस्त फाश हुई है, बड़ा शिकस्त हुई कुछ वोटों से, ठीक है जी। और ये भी आपको पता है कि किस तरीके से यानी एजेंसियों ने और किस तरीके से पीटीआई ने अपने लोगों को पकड़ कर बंद किया हुआ था ताकि किसी दूसरे को वोट ना दे जाए। इन पर बड़ी सख्ती थी, इसके बावजूद वो लोग हार गए। और ये कहते हैं कि ये हफीज़ शेख की शिकस्त नहीं, ये इमरान खान की शिकस्त थी। चलो जी, मान लिया जीत हार होती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना शुरू कर दें। तो आप क्या समझते हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, पहले तो शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, और आपके होस्ट का बड़े मसरूफ़ उन्होंने भी मसरूफियत में से वक़्त निकाला चंद लम्हे हमारे लिए भी। सबसे पहली तो ये बात है जनाब कि हफीज़ शेख का जो इलेक्शन हुआ वो एक इलेक्शन था, कोई इसमें उसको इतना बढ़ा चढ़ा के अपनी ज़िंदगी और मौत का मसला बनाना, अपनी लीडरशिप की क्वालिटी का मसला बनाना, तो मेरे ख्याल मेरी समझ में तो नहीं आया। अब एक इस जगह थी, मेरे ख्याल एक ही छत के नीचे गालबन ये इलेक्शन हुए, जिसमें ख्वातीन का भी एक सीट थी और एक हफीज़ शेख साहब की जो जनरल सीट थी उसमें से एक सीट पर वो हार गए, एक सीट पर वो जीत गए। अब मुझे नहीं समझ आया, जो जीत गए वो तो धांधली नहीं हुई, वो परफेक्ट इलेक्शन हुए, और जिस सीट से उसी अमला भी वही था, ऑफिसर भी वही थे, छत भी वही थी, सिर्फ कैंडिडेट दो मुख्तलिफ से थे, और एक में जब वो आ गए तो वहाँ उन्होंने धांधली का पपेला मचा दिया हुआ है। और उसके साथ साथ अगर किसी भी शऊर इंसान से समझे तो उसको एक प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क का अपने आप को सिर्फ इस दाव पर लगा दिया कि भाई ये अगर सीट हार गया तो समझ लें उस पर आदमी एतमाद हो गया। अब वो सीट तो हार गए, लिहाजा आदमी एतमाद तो हो गया उन पर, डेफिनेट एतमाद हुआ। उन्हें एतमाद लेने के लिए जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। और अच्छा वैसे भी मेरे ख्याल में भट्ट साहब, यहाँ पर बात ये आती है, भाई मसलन ये है कि वो कहते हैं जो वोट जिन लोगों ने वोट दिए उस खातून का जिसका आपने जिक्र किया, या जो भी उस पार्टी सॉरी पीटीआई को जो वोट देता है, कहते हैं जी वो ज़मीर के मुताबिक वोट देता है। जो उसके मुखालिफ वोट देते हैं कहते हैं कि ये बिक गए। और आमतौर पर ये होता है कि हम कल परसों कल ही किसी ने कहा था भाई, इस यानी एक पॉलिटिशियन है, लेडी है, खातून, पीपल्स पार्टी की हैं, तो वो कहने उसने कहा भाई पीटीआई के जो मेंबर है इस तरीके से फरोख्त हो रहे हैं जिस तरह पकोड़े फरोख्त होते हैं। तो मतलब ये कहने का कि बड़े चीप मसला बना दिया उन्होंने। तो ये क्या बात हुई? सर्दियों का मौसम है, वहाँ पकौड़ों की फिर भी औकात है, मेरे ख्याल में इनकी कोई ऐसी औकात नजर नहीं आई। अब 18 से लेके इस वक्त जो भी इलेक्शन हुए जिनमें से जो भी बिके वो सारे के सारे पीटीआई के ही नजर आए। इसकी क्या किसी वजह है? और आई डोंट नो, इसके बावजूद वो कहते हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब उन्होंने वो कॉन्फिडेंस का वोट लिया, यानी अकेले ही दौड़ लगाई उन्होंने, उसमें मुख्तलिफ लतीफे लोगों ने बना रही है, अकेले दौड़ लगा के वो फर्स्ट आ गए हैं। ठीक।
क्रिकेट में तो ऐसा नहीं होता था अकेले दौड़ने का मसला, लेकिन यहाँ और उसके बाद उन्हें 50 मिनट की एक बड़ी जबरदस्त तकरीर की। अच्छा। और उस तकरीर में जो उनके अकवाल ज़रीन हैं, यानी जो अकवाल ज़रीन हुए ना वज़ीर आज़म ममलकत ख़दादात पाकिस्तान के जो हैं, उनके मैंने ये चीज़ें 1-2 चीज़ें नोट की उनके अकवाल। वो कहते हैं अपोजिशन वाले शक्लों से ही गद्दार लगते हैं। अच्छा। कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है अपने अवाम को अच्छा। कि अपोजिशन वाले शक्लों से गद्दार लगते हैं, अपोजिशन वाले सारे चोर और डाकू हैं। ये एक प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज हैं, जिसको एक ममलकत ख़दादात पाकिस्तान कहा जाता है, इस्लामी मुल्क है। उसमें देखो, जिन्होंने मुझे वोट दी वो सब के सब, जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिए वो सब के सब गद्दार हैं। अच्छा। यानी इससे तो मोर देन 60%, मोर देन 50% एटलीस्ट पाकिस्तानी कौम गद्दारों में शामिल हो गया। मैं इन्हें इबरत का निशान बना दूंगा। ऐसे ऐसे मुंह पर हाथ फेर के कहते हैं मैं इन्हें इबरत का निशान बना दूंगा। भाई अल्लाह के बंदे, तुम प्राइम मिनिस्टर हो। यानी प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन वही होती है जो घर में किसी एक मर्द की सरबराह होता है, जो उस घर का, वो हमेशा ये कोशिश करता है भाई छोटी मोटी बात अगर हो भी जाए तो उसे पुरअमन तरीके से हल किया जाए। ये तो जानबूझ के जो है ना पूरी के पूरी पीटीआई में, मुझे वो याद आ गया फिर अमिताभ बच्चन किसी जमाने में फ्लॉप हीरो आया करता था, फिर उन्हें फिल्म एक दीवार फिल्म बनी, वहां पे एंग्री मैन का रोल उन्हें मिला। आजकल पीटीआई का जो भी वर्कर देखो, जो भी लीडर देखो, जब भी उन पर टीवी पे मैंने प्रोग्राम देखा वो एंग्री मैन का किरदार अदा करने को, शायद उन्होंने वो फिल्म देख ली और उन्होंने महसूस किया कि एंग्री मैन होने से जो है ना वो जबरदस्त चीज। एक और जबरदस्त बात उन्होंने की है वहीं पे कि मैंने इनकी शलवारें गीली कर दी। अच्छा। वो ये यकीन जाने वहां ये पे ये ख्वातीन भी प्रा- मौजूद थी। ये प्राइम मिनिस्टर कह रहा है। एक प्राइम मिनिस्टर कह रहा है और वहां पर ख्वातीन मौजूद थी, यानी सब के शलवारें गे दी, उसमें ख्वातीन भी बेचारी भी शामिल है। या जिस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की ये आदत हो, ये बातें करने को उसको शौक हो, अब मुझे बताएं कि वो उस ममलकत का क्या, उस मुल्क का बनेगा क्या आखिर? वो ऐसी चीज। इसके अलावा जी मैं खुद लंदन जाके नवाज शरीफ को पकड़ लूंगा, ये नहीं वो समझते थे वो कुछ शोले हैं जाके बाजार से खरीद लाएंगे। जब एक तरफ वो कहते हैं वो लंदन और यूरोप में जगह जगह घूमे हैं, वहां का माहौल कैसा है, मायार कैसा है, ये देखे सुने बगैर तो भाई किस जुर्म में आप उसको पकड़ के लाओगे? वहां की अदलिया में उसे तो बिल्कुल पाक साफ क्लीन मैन करके निकाल दिया, भाई कुछ नहीं जिसने किया, कोई ऐसी गलत काम किया ही नहीं उन्होंने। मैं छोड़ूंगा नहीं, ख्वाह मैं अकेला ही रह जाऊं। ये अकवाले जरिए हैं एक प्राइम मिनिस्टर के, उन्हें खुद उम्मीद उम्मीद है वैसे कि वो अकेला ही एंड ऑफ द डे अकेले ही रहेंगे। और फिर ये इनके बात समझ में नहीं आती कि भाई आपके जो जितने भी वहां एमएनएस बने हुए हैं उनमें से 60% तो वो एमएनए जो पीपल पार्टी के थे, नून लीग के थे, काफ लीग के थे, उनका अपना तो एमएनए ही कोई नहीं था उस वक्त। ये बट साहब उन्हीं असल में लोगों को बट बार साहब बार दोहराया जा रहा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि उनको अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया हूँ। वो अपने आप को समझते हैं कि वो कंटेनर पर हैं। बस आते हैं तो वही है, आते हैं उनको वही है, वो गाली देना, वो गुस्सा करना, वो लड़ाई झगड़ा करना, पता चलता है कंटेनर पे चढ़ के वो नारे लगा रहे हैं। ये कम से कम इंसान को कम इतना तो सोचना चाहिए भाई, आप गलती से कह लें या जिस तरह कहते हैं आप प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, इनको ऐसी कुछ इंसान को होना चाहिए जो इन्हें यकीन दिलाए कि यू आर द प्राइम मिनिस्टर, डेफिनेटली यू आर द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन वही बात है मेरे ख्याल में, जिस तरह प्राचा साहब ने पिछली बार भी कहा था कि उनसे वो घबरा गए हैं, अब जो है फौज भी घबराई हुई है उनसे। फौज घबराने वाली नहीं है, फौज नंबर 1 है स्टिल, इसमें कोई डाउट नहीं है, फौज नंबर 1 है। घबराए ये हुए जिन्हें अब तक ये यकीन नहीं हो रहा कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं कि नहीं है। ज़ाहिर है अंदरूनी हालात तो हम नहीं ना जानते, ना आप जानते हैं कि अंदरूनी खाना उनके साथ क्या हो रहा है। अच्छा, यकीनन चलिए कोई मैं ना कुछ प्राचा बात साहब को हो रही लाना है चाहता जिसकी हूँ। वजह से उन्हें प्रा- प्राचा यकीन नहीं साहब आ को रहा कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं। प्राचा साहब को मैं डिबेट में लाना चाहता हूँ। प्राचा साहब, आप जो बातें भट्ट साहब ने की हैं हफीज शेख के बारे में या इमरान खान साहब के बारे में, तो इसके साथ मैं एक इजाफा ये करना चाहूँगा कि कहते हैं कि फौज नंबर 1 है, तो फौज नंबर 1 होने के लिए क्या, यानी वो क्या उसके ये होता है ना भी, कौन सी कंडीशन होती हैं या कौन सी शराइत होती हैं या क्या करना पड़ता है? क्या सारी जंगें हारनी पड़ती हैं या अपने बार बार अपने मुल्क पर कब्जा करना पड़ता है? क्या वजह क्या है नंबर 1 बनने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, भट्ट साहब ने बड़ी खूबसूरती से वज़ीर आज़म इमरान खान की मतलब है कि उसकी किरदार का एक नक्शा खींचा और उनका जो तर्ज अमल है पिछले दिनों वो सारा उन्होंने बयान किया। लेकिन डॉक्टर साहब इसके पीछे एक कहानी है। अगर आप इसको लिंक करें पिछले दिनों से जो 3-4 वाक़यात ऊपर नीचे हुए,
मसलन सबसे पहले आप देखें तो जो ज़िमनी इलेक्शन हुए, उसमें केपी में जहाँ पिछले 7 साल से पीटीआई की हुकूमत है और वहाँ पे पीटीआई को शिकस्त हुई और नून लीग ने वो सीट जो पीटीआई की सीट थी वो उन्होंने जीत ली। वो तो आपके शहर में हुई, और वो तो उसमें तो आपका भी रोल होगा, नौशहरा में हुई है ना वो तो। वो हाँ जी, वो जिसको कहते हैं ना कि घर में घुस के मारना, अच्छा तो अच्छा वो लिटरली उन्होंने वो किया। मरीम नवाज़ खुद भी वहाँ पे गई थी, उन्होंने भी सपोर्ट किया वहाँ के कैंडिडेट को। और अगर आप देखें उस आपका कोई चक्कर लगता है जनाब, हमें कुछ आपका की भी हाथ है नहीं उसमें जी। लोग आप पर भी शक कर रहे हैं जी। साढ़े ये ते भी शक है। ये भी खूब कहा। अच्छा, तो वो ये है कि अगर आप देखें तो उसमें कुछ कहानी इस तरह से है कि जो नून लीग के उम्मीदवार थे उसको पीटीआई के वजीर ने और परवेज खटक जो कि वजीर दिफा हैं उनके भाई ने, लियाकत खटक उनका नाम है, उन्होंने सपोर्ट किया। अच्छा हाँ जनाब, वजीर दिफा परवेज खटक के भाई लियाकत खटक जो कि केपी में आपाशी के वजीर हैं पीटीआई गवर्नमेंट में, उन्होंने सपोर्ट किया और खुल के सपोर्ट किया और उसकी पादाश में उनको पार्टी से निकाल भी दिया गया, वजारत भी ले ली गई और उनको निकाल दिया गया। तो आप सोचें कि इसको आप जहन में रखें और आप देखें पार्टी के अंदर हो क्या रहा है। और जिसके जवाब में वजीर आपाशी परवेज खटक वजीर दिफा के भाई लियाकत खटक ने कहा कि ये पीटीआई को खुद पीटीआई के सॉरी नून लीग को खुद पीटीआई के वर्कर्स ने वोट दिया, नौशहरा के अवाम ने और पीटीआई के वर्कर्स ने वोट दिया और उनको जिताया। एक ही हो गई ये बात। और उसी तरह के ज़िमनी इलेक्शन जो कि पंजाब में हुआ, वहाँ पे डस्का में जो कुछ हुआ आपके सामने कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा कर लेना, ऐसा करें बक्से तो छोड़ दें। थोड़ा सा प्रचार वगैरह आ जाए भी उनको अपने इत्मीनान का वोट देने की क्या जरूरत पेश आई? मैं डॉक्टर साहब उसी तरफ आ रहा हूँ। ये जरूरी है कि हम ये इन तीन चीजों को डिस्कस करें, चलें ठीक है। एतमाद की जरूरत क्यों पेश आई। तो डस्का में जो कुछ हुआ और उसके बाद तीसरे नंबर पे हफीज शेख का जो इलेक्शन हुआ। अब हफीज शेख का इलेक्शन जो मैं समझता हूँ कि खुद इमरान खान की ख्वाहिश नहीं थी कि वो जीते, क्योंकि उनको अच्छा अपनी पार्टी के अंदर बहुत से मसाइल थे। सबसे बड़ा मसला जो था वो था असद उमर से। असद उमर को उन्होंने बतौर एक माहिर मईशत दान लिया था जो कि वजीर खजाना होते और जिनके ऊपर उनके साथ कमिटमेंट थी और उनको लिया जाता, लेकिन उनके ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हफीज शेख। तो पार्टी के अंदर जो कि हफीज शेख ना तो पीटीआई का रुकन था और ना जो है तो कोई असेंबली मेंबर है और ना कोई सेनेट का मेंबर था, उसको पहले एडवाइजर बना के फिर उसको वजीर बना दिया गया, वजीर खजाना बना दिया गया, जो कि दो तरह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। एक तो ये हुआ कि जो पीटीआई का लाइन ऑफ एक्शन था उससे हट के बात हुई। दूसरा ये कि पार्टी के अंदर गड़बड़ शुरू हो गई। असद उमर एक पावरफुल शख्सियत हैं और वाकई उनकी एक्सपर्टीज भी हैं मईशत के मैदान में, तो उनके साथ पार्टी के अंदर एक चपकलिश शुरू हो गई। अब इमरान खान के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था हफीज शेख और असद उमर में से किसी एक को चुनना, तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो उन्होंने इवेंचुअली क्या डिसाइड किया कि हफीज शेख को फारिग करके तो इनको लाया जाए। अगर ये बात थी तो हफीज शेख को किसी भी सीट से जो आसान होती पीटीआई के लिए, आखिर पीटीआई केपी से 10 सीटें जीती है सेनेट की, तो उनमें से किसी एक सीट पे खड़ा करके उनको जितवाया जा सकता था, जो कि पीटीआई नहीं चाहती थी। पर्पसली उन्होंने इसको फेल करवाया, अच्छा मैं ये समझता हूँ। चलो ये आपने बैकग्राउंड दे दिया तो उसकी तो अब जब अच्छा, तो जब ये हुआ तो इसके साथ एक तरफ तो चले हफीज शेख से उनकी जान छूटने के कुछ आसार पैदा हो गए, लेकिन साथ ही साथ उनकी अपनी कुर्सी को एक वो थरथली सी पड़ गई। आप सोचें वो जो चलते हैं ना बारिश के मौसम में 3 स्टिक्स के ऊपर, आपने नोट किया होगा 2 पाँव के नीचे एक हाथ में पकड़ के, तो इमरान की गवर्नमेंट तो उन स्टिक्स पे चल रही है। अच्छा एक एमकेएम का, एक स्टिक क्यू लीग की और एमकेएम, क्यू लीग और तीसरी कौन सी है? बहरहाल 3 स्टिक्स पे चल रही है। नहीं देखिए उनके साथ तो 6-7 पार्टियां हैं, वैसे तो कहते हैं जी बेचारा अकेला है, अदलिया उसके साथ है, सारे इदारे उसके साथ हैं, इलेक्शन कमीशन भी उसके साथ था, एजेंसियां सारी उसके साथ हैं और 6-7 जमातों की माइत भी हासिल है।
तो इसके बावजूद अकेला, तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग? डॉक्टर साहब, ये जो सब पार्टियों की क्रीम थी ना, जैसे भट्ट साहब ने फरमाया, सब पार्टियों की क्रीम, पीपल्स पार्टी की क्रीम, नवाज ली की क्रीम, क्यूली की सारी क्रीम तो उनको दे दी इकट्ठी करके। आप समझिए कि जितने मेजॉरिटी सबका नहीं कह रहा, मेजॉरिटी करप्ट लोग जो थे वो पीटीआई में शामिल किए उन्होंने इलेक्टेबल के नाम से। तो पीटीआई का तो मंशूर किसी ने फॉलो ही नहीं किया। वो तो जब होता कि जब नए कैंडिडेट्स लेकर आते इलेक्टेबल को छोड़ के दूसरी, या कम से कम अगर इलेक्टेबल भी लेकर आते तो इन्हीं पार्टियों से लेकर ना आते। वो तो इन्हीं पार्टियों की सपोर्ट पे चल रहे हैं, और वो भी फिर ऐसे एलिमेंट जिनके ऊपर बदगुमानी के बड़े-बड़े इल्जामात हैं, उनको लेकर आए। तो इमरान खान को शेख रशीद को हटाने के बाद खुद अपनी कुर्सी की फिक्र पड़ गई, और उसकी फिक्र ऐसी पड़ी शेख कि रशीद को उसको हटाने पता, की, शेख रशीद मतलब वो तो उधर ही है ना, वज़ीर दाखिला ना अभी? शेख रशीद की नहीं, अब्दुल हफीज, शेख हफीज की मैं हफ़ीज़, बात कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, ठीक। लेकिन हफीज हफ़ीज़ शेख, शेख भी तो मौजूद है ना अभी, वो भी उस पुरानी पोज़ीशन पर ही हैं। अब देखें कि ना तो वो असेंबली मेंबर हैं और ना वो सेनेट की सीट जा चुके हैं, पहले भी नहीं थे। लेकिन बदस्तूर वो वजीर खजाना की ओहदे पे काम कर रहे हैं, नहीं, जो कि ओहदे गैर पर नहीं, कानूनी लेकिन गैर बशीर आईनी है। बशीर ठीक है, वो अपना पुराना ओहदे पर ही हैं। एनीवे, लेट मी ब्रिंग अब्बास भट्ट साहब। अब्बास भट्ट साहब, यानी देखिए, जो उन्होंने अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, इसकी ज़रूरत थी या नहीं थी, ये तो एक अलग इश्यू है, ठीक है जी। और अकेले, जैसे कि मैंने कहा था जी, मैं भी जीत गया, उसमें अकेला दौड़ा था मैं, ठीक है? ना कोई सेकंड आया, ना थर्ड आया। तो इसी तरीके से उन्होंने किया, लेकिन जो कुछ हुआ जब अपोज़िशन वाले अपने यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और वहाँ पर जो पुलिस वाले हैं या रेंजर्स हैं, उन्होंने पीटीआई के लोगों को अंदर आने की इजाज़त दी। इस पर आप क्या कहेंगे कि तहरीक इंसाफ के लोगों ने हमला किया, बदज़ुबानी की, और मरियम औरंगज़ेब जो कि एक खातून है, साबिक़ा वज़ीर भी रही हैं, इस वक़्त भी वो स्पोक्स पर्सन है, तो उनको लात भी मारी। ये कौन-सा कल्चर है? डॉक्टर साहब, पहले तो मैं एक सेकंड के लिए वो बात ज़रूर करना चाहूँगा कि जो प्राचा साहब ने फरमाया ना कि वो जानबूझ के उसको हराया गया और ये इमरान खान की मर्जी नहीं थी कि हफीज शेख जीते, ये ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। अगर वो ऐसी कोई बात होती तो हफीज शेख के इस पर्टिकुलर इलेक्शन को इतनी पीक पर लेके वो किसी भी सूरत में ना जाते, यानी इतनी हाई पीक पर लेके गए कि उनको उसकी हार को अपनी हार उन्होंने कहा था, लिहाजा वो हार गए। अब उनका था कि वही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का उनका सिर्फ मकसद ये था कि जो सादी अवाम है पाकिस्तान की, उन्हें एक बार फिर बेवकूफ बनाया जाए। तो देखो भाई कि मैं पूरी कौम तो मेरे साथ ही, एक इलेक्शन हार गया तो फिर क्या हुआ, ये बात असल डाइवर्शन, में ये है। एक तरह से बाकी रह डाइवर्शन, जाती है बात जी, डाइवर्शन की गई है ना लोगों को। किया, और कुछ नहीं, तो लोगों की जो सोच है ना कि जो समझ है उसको डाइवर्ट किया गया बेसिकली, कि इस तरफ से हटें लोग को, कॉन्फिडेंस आना, कॉन्फिडेंस का बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को जरूरत होती ही नहीं है, उसमें तो सदर पाकिस्तान को करना चाहिए था, और ये उन्होंने उससे पहले ये ऐलान अपना कर दिया। बाकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो बाद में हुआ जनाब, वो उसके लिए इतने वो नहीं किसी ने कहा इस कौम में शोखी अंदेशा खतरनाक, इस कौम में शोखी अंदेशा खतरनाक, इस कौम के अफराद हर बंद से आजाद, ये थी हालत वहां पे। और मुझे अफसोस तो इस चीज पर होता है जब मरियम औरंगजेब को किसी ने वो लात मारी या बदतमीजी की, तो एक वो आदमी जो इस वक्त वजीर दाखिला है, शेख रशीद साहब, सीधा टल्ली को ने मुझे, पहले मैं कभी नहीं कहने की कोशिश करता, लेकिन अब मैं बार बार उसको सीधा टल्ली कहूंगा कि इस जैसा बेशर्म इंसान मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। ये वो मरियम औरंगजेब है जिसकी वालदा ने हमेशा से, जब तक ये नून लीग में रहा, हमेशा इसकी इलेक्शन कैंपेन चलाती रही हैं। वो इनके साथ उनके घरेलू तलकात हैं। उस शख्स के मुंह से या पीटीआई के किसी भी वजीर, मशीर या लीडर के मुंह से ये नहीं निकला कि इन्होंने गलत किया, बिलखुसूस एक औरत के साथ ज्यादती की। ये है मुसलमानों का एक मुल्क जिसमें औरत को एक मकाम हासिल होता है। ये वो हमारी वो कौम है मुसलमानों की जिनमें एक औरत को एक खास मकाम हासिल होता है, इज्जत का मकाम हासिल होता है। उन पर उन्होंने जिस बदतमीजी, जिस तरीके से वो की, तो ये क्या आप कहते हैं, ये तो बीज बो रहे हैं नफरत के, दिन ब दिन नफरत के बीज बो रहे हैं। अब कल क्या होगा? अब ना तो मरियम कभी अकेले आएगी मैदान में, वो भी अपने 8-10 गुंडे तो जरूर साथ लाया करेगी ना। जब उनको ये खतरा होगा कि बाहर पीटीआई के गुंडे हमेशा उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ जाएंगे, उन पर आवाजें कसेंगे, उन्हें लातें मारेंगे, उनके साथ ज्यादती करेंगे, बेहुरमती करेंगे, तो क्या ख्याल है वो को मामूली आदमी तो वो भी नहीं है ना। वो इमरान खान से ज्यादा ताकतवर हैं, इमरान खान से ज्यादा दौलतमंद हैं, इमरान खान से ज्यादा उन्होंने हुकूमतें की हैं। ये प्राइम मिनिस्टर 3 बार मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, उसकी जुमात के लोगों को ये शुरू हुआ है।
तो ये सरासर ज्यादती की है उन्होंने। ये कौम खुदा जाने कि ये लीडरशिप इसकी जो है ना, वो कहते हैं ना, तेरा अमाम बेहुजूर, तेरा अमाम बेहुजूर, तेरी नमाज बेसरूर, ऐसे अमाम से गुजर, ऐसे नमाज से गुजर। जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, जिस मुल्क का लीडर को इतना एहसास ना हो कि भाई मुंह से जो निकलता है वो फिल्थ ना निकले, वो गंदगी मुंह से ना निकले, मुंह से ऐसी बात निकले जो कम अज कम वो दूसरा सुनने वाला तो एहसास करे कि हाँ यार ये मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है। बनाने चला था वो इसको रियासत मदीना बना, क्या रियासत मदीना में यही बातें होती थी? क्या वफाकी रास्ते मदीना में जो अपोजिशन थी उनके साथ यही सलूक किया जाता था? क्या रास्ते मदीना में औरतों का साथ यही सलूक किया जाता था जो सलूक वहां पर हुआ? ये अच्छा जनाब खाना जंगी की तरफ लेके मुल्क को जा रहे हैं। दिन ब दिन मुल्क में नफरतें, अनारकी फैलाई जा रही है। और तकरीरन क्या करता है वो, अपनी अखलाकियात पे लेक्चर देता है। 50 मिनट का लेक्चर अखलाकियात पे दिया, जिसको ये मतलब नहीं पता अखलाक क्या थे, किसको थे। अच्छा बट साहब आज मुझे तक मैंने, कोई बड़ा हो उम्र में, कोई छोटा हो, कोई बाप की एज का क्यों, उसे तू करके ही इन्होंने बुलाया। मैंने किसी को साहब के लफ्ज करके बुलाया या जी करके बुलाना इनके मुंह से नहीं सुना कभी। ये तो मुल्क की हालत बनाई के जा रहे हैं ये वो लोग। अच्छा बट साहब मैं जरा प्राचा साहब को लाना चाहता हूँ। प्राचा साहब आपने सुना जो कुछ ओपोजिशन के जलसे के साथ हुआ, या सॉरी जलसा नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ हुआ, जिस तरीके से तौहीन की गई, जो तरीकाकार अपनाया गया। बट साहब कहते हैं कि पाकिस्तान को जानबूझकर एक लिहाज से खाना जंगी की तरफ लेकर जा रहे हैं। और आप इसमें कुछ इजाफा करना चाहेंगे? तो साथ ही अगर आप मुनासिब समझें तो चूंकि इस वक्त देखा जाए तो 12 मार्च को यानी एक नया जोड़ पड़ने वाला है सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयर का, उस पर भी आप कुछ अपनी राय का इज़हार करें। डॉक्टर साहब देखिए, बात यह है और ये ईमानदारी की बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये देखें कि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम ये कहते हैं कि इंडिया का मुआशरा, हम अपने आप को हिंदुओं से कंपेयर करते हैं कि ज़ात पात और फलां। मैं आपको अपनी ईमानदाराना राय देता हूँ कि इंडिया तो उस सोच फिक्र से, ज़ात पात से तकरीबन निकल रहा है और निकल चुका है। ये मौजूदा जदीद दौर ने इस सब किस को पीछे छोड़ दिया है, और हम लोग जो है तो हम एक्सट्रीमिज्म और हम ज़ात पात के चक्कर में पड़ रहे हैं। जिसका ज़रा कोई रंग का सांवला हुआ तो उसको कुछ बुरे-बुरे अलक़ाबात देने शुरू कर दिए। जो कोई लोअर मिडल क्लास से हुआ तो उसको दूसरे तरह के खिताबात देने शुरू कर दिए। और ये बात तो अगर माशरे में निचली सतह पे रहती तो फिर भी उसको टैकल किया जा सकता था। लेकिन जब आपकी लीडरशिप इस किस्म की बातें करे, अब जो मरियम औरंगज़ेब हैं, वो उनका ताल्लुक एक लोअर मिडल क्लास से है। तो आप सोचें कि उनके मुतालिक और स्पेशली उनकी क्लास के मुतालिक जो बातें की जाती हैं, तो ये बात और बड़े-बड़े लीडर, ये इमरान खान और ये इनकी इनकी जो टीम के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, एलिमेंट्स हैं, ये बात क्या करते हैं? अब आप सोचें ज़रा कि एक तरफ तो वो एक आदमी की दौड़ अकेले में जीत गया, वो भी 342 में से 178 लेकर, तने-तनहा। उसके लिए तो मौका था कि वो सारी की सारी सीटें ले जाता, स्वीप कर जाता। 178 बंदे जरूर थे लेकिन वो सारे मेंबर नहीं थे, मशीर भी बहरहाल हाँ। अगर सारे भी मौजूद होते ना तो ये उसके लिए और अपॉर्चुनिटी थी कि वो 178 नहीं तो वो कम से कम 250-300 वोट लेता। और रही ये बात कि उसने इस मौके पे ज़रूरी क्यों समझा? क्योंकि इस मौके पे उन्होंने ब्राइब किया हुआ था जिन लोगों को हफीज़ शेख के सिलसिले में, तो वो उनको नई-नई मुठ्ठियाँ गर्म की हुई थी, तो वो चाह रहे थे इसको कैच किया जाए, बजाए इसके कि अगर अपोज़िशन रिज़ॉल्यूशन लेकर आए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, और फिर दोबारा हमें ब्राइब करना पड़े, दोबारा से खिदमत लेनी पड़े, तो उन्होंने इस गरमा-गर्मी का फ़ायदा उठाया और उन्होंने ये कर लिया। लेकिन बदकिस्मती से वो बमुश्किल, वो कहते हैं ना कि गोली उनके कान को छू के गुज़र गई। अगर आप सोचें कि 178 उन्होंने लिए और 172 तो सिर्फ 6 वोट से वो जीत पाए, मतलब कॉन्फिडेंस, एतमाद जीत पाए। मैं समझता हूँ कि एतमाद का वोट लेना बज़ाते खुद एक वज़ीर-ए-आज़म के लिए एक उसके नाम पे एक धब्बा होता है। क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म को तो एक टर्म के लिए जब मुंतखब किया जाता है, तो उसको इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि उसको दोबारा वोट लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। ये तो उसके ऊपर एक शक का जो एलिमेंट आ जाता है, उसको दूर करने के लिए। और खुद शिबली फराज ने ये कहा कि हम ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए जा रहे हैं, शिबली फराज इनके वज़ीर इत्तलात हैं, और वो ज़ाहिर बात है कि पार्टी की पॉलिसी को बतौर इत्तला जो है तो फैलाते हैं। ऐसे में तो ये देखिए पार्टी की पॉलिसी डॉक्टर थी। साहब जो मतलब लफ्ज़ कहा ना आपने एफिशिएंट, जी। एफिशिएंट का मतलब शायद इमरान खान को पता हो, लेकिन उनके नज़दीक एफिशिएंसी जो है ना ये है कि
नहीं सुल्तान राय के स्टाइल में, मौला जट के स्टाइल में वो बढ़ के मारे, गालियां दें, समझते हैं कि ये एफिशिएंसी है। ये नहीं, हुकूमत को कैसे चलाना है उसको एफिशिएंसी से रिलेट नहीं कर रहे वो। मैं आता हूँ डॉक्टर साहब। ये इस सवाल में ये पूछ रहा था, जो दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, भट्ट साहब ने कहा था कि ये जो सिचुएशन है, तो पाकिस्तान इज मूविंग टुवर्ड्स सिविल वॉर, खाना जंगी का लफ्ज इस्तेमाल किया था उन्होंने। जंगी हो रही है जी, खाना जंगी होगी ये। डॉक्टर साहब, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में ये कह दिया था कि वो एजिटेशन की तरफ जाएगा और फिर उसके बाद वो अनार्की होगी। ये तो काफी दिनों से हम इसी पे बात करें, ये और भट्ट साहब ने वजह फरमाया कि ये सूरत हाल बड़ी संगीन जा रही है। लेकिन डॉक्टर साहब ये 178 वोट भी नहीं थे, ये भी आपको इल्म होना चाहिए। डेफिनेटली टोटल मेंबर ही 180 थे वहां पे टोटल। अच्छा। वहां पे नहीं, टोटल जितने बनते हैं इनके, यानी हुकूमत के, उनके ताबियों को मिला के, सब को मिला के, आजाद उम्मीदवारों को भी मिला के 180 है। 180 में से 8 जो हैं वो उन्होंने वोट नहीं दिए। उनमें से एक स्पीकर का वोट नहीं होता, वोटर रिजाइन कर चुका था, उसका वोट भी नहीं था। एक आजाद उम्मीदवार है ही एब्सेंट था, और फिर बाकी बीएनपी के 5 वोट उन्होंने उसको नहीं दिए। तो ये टोटल बनते हैं 172। और मैं ये भी कहने के लिए तैयार हूँ, उसको 172 वोट भी नहीं मिले, क्योंकि जो 16 वोट थे जिन्होंने गिलानी साहब को वोट दिए, वो तो चोर और डाकू थे। वो उसको तो क्लियर कट प्राइम मिनिस्टर का वो चोर और डाकू हैं, लिहाजा चोर और डाकू का वोट एतमाद, चोर चोरों पर एतमाद कर सकते हैं, डाकू डाकुओं पर एतमाद कर सकते हैं, उनके एतमाद की तो औकात ही नहीं रहती। अगर वो भी इसमें से निकालें तो मेरे हिसाब के मुताबिक उसको 156 वोट मिले। भट्ट साहब, आप जो वजह फरमाते हैं। लोगों को भट्ट साहब आप कह रहे हैं ना, वो कहते हैं कि मशीरों समेत इतने 180 लोग थे, मशीर का तो वोट ही नहीं होता। जी मैं कह रहा हूँ ना, ये क्लियर कट है उनका, ये टोटल। लिहाजा उनको 178 वोट नहीं मिले, उनको 156 वोट मिले। लिहाजा अदम एतमाद एक बार फिर कौम ने इन पर, एक तो वहां इलेक्शन में अदम एतमाद हुआ ना, गिलानी साहब को वोट देगा, दूसरी बार ये खुद उन्होंने पंगा किया, एतमाद का वोट लिया, वो भी अदम एतमाद हुआ उन पर। अच्छा, वो ऐसा कर रहे हैं कि जैसे नहीं कहते कि जो बैट्समैन अच्छा नहीं होता तो वो अल्टीमेटली आप खुद ही अपना बल्ला मार देता है, विकेट पर, ये इसी तरीके से लेकर जाना चाहते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि 12 मार्च को क्या हो रहा है, जो सेनेट के चेयर की और डिप्टी चेयर की हो रही है, इलेक्शन इंतखाब हो रहा है, तो उसमें क्या होगा? क्या फिर कोई चीज वैसे मैं वाकई तो मैं ब्रदर साहब को छोड़ूंगा, इसमें एक चीज से मैं कहना चाहूंगा, 12 मार्च वाले इलेक्शन में, उसमें असूली तौर पर ये आप भी बार बार कह रहे हैं कि हम प्रोसेस को ठीक करना चाहते थे, प्रोसेस को ठीक करना चाहते थे, अपोजिशन वाले नहीं माने, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानी, इलेक्शन कमिश्नर नहीं माना, ओपन बैलेट वोट नहीं हुआ। आप उनको चांस है ना, आप क्यों नहीं कहते? अब ये इमरान खान साहब को तो चाहिए ना, अब उनको चांस मिले, अब अपोजिशन भी मान जाएगी, क्योंकि अददी लिहाज से इस वक्त अपोजिशन के पास ज्यादा वोट है, वो भी कहेंगे हाँ भाई ओपन जो है ना, शो ऑफ हैंड से जो है वोट होना चाहिए, तो वो आज करा लें। अगर ये मुखलिस हैं, खुलूस है इनमें, इनके दिल में बेईमानी नहीं थी उस वक्त, तो आज मौका है इस प्रोसेस को ठीक करने का। अच्छा, प्राची साहब आप क्या कहेंगे भाई, ये 12 मार्च को जो हो रहा है, मैं समझता हूँ कि सही मुकाबला इस वक्त हो रहा है कि एक तो चेयरमैन के लिए होगा, सेनेट के चेयरमैन के लिए, दूसरा डिप्टी चेयर के लिए। तो आप क्या कहते हैं भी क्या होगा? ये इलेक्शन तो हो रहा है, लेकिन आउटकम क्या होगा? डॉक्टर साहब, आउटकम अब मैं तो नजूमी हूं नहीं, आपको तो पता है झरलू फिरने में क्या नजूमी तो नहीं होते, लेकिन तजिया होता है कि इंसान हालात को देखकर कहता नहीं ये होगा या ये नहीं होगा। तो जो भट्ट साहब ने फरमाया बज़ाहिर तो वही सूरत हाल ठीक है, उनकी अक्सरियत है और उनका आना चाहिए। यानी किसका आना चाहिए? ओपोजिशन का? जनाब, अच्छा अच्छा, ठीक। आपका अगर पैसे चले, अगर वैसे 200 धांधली चली तो फिर क्या होगा? तो आप क्या समझते हैं कि नंबर 1 या दूसरे अदारे जो हैं वो गैर जानबदार रहेंगे, जबकि सुना है कि इस बार भी वो गैर जानबदार नहीं रहे? नहीं मेरे ख्याल में ये काफी हद तो तक वो जानबदार नहीं हुए, ऐसा मसला कोई नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो जिताना चाहते तो वो सारी सीटें जिता सकते थे ना, लेकिन है उन्होंने इंटरफियर नहीं किया, जहाँ वो ना ही पैसा चला। लेकिन ये ये भी है कि पीटीआई के दो मेंबरान कौमी असेंबली को उन्होंने किस जगह रखा हुआ था, नाम भी मेरे पास है, तो मेरे पास आ गए नाम, उनको हाँ, रखा हुआ था। गोरडा शरीफ के पास, लेकिन गोरडा शरीफ के पास एक कोई जगह थी जहाँ पर कंटेनर में रखा हुआ था उनको। तो ये लेकिन इसके बावजूद हार गए। हाँ जी, लेकिन इसके बावजूद जो है वो हुकूमत हारी है। ये इसका मतलब ये हुआ ना कि कंप्लीटली इम्पार्शियल नहीं थे,
इस्टेब्लिश। असल में मसला ये बन गया है जी, ये ऐसा समाज बना दिया गया इमरान खान साहब जब से आए, ऐसा समाज बना दिया, एक दूसरे से नफरतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, कम नहीं होती जा रही हैं। अब वो गिलानी साहब जो उन्होंने इलेक्शन जीता, जो शरीफ आदमी है मेरे ख्याल में, उसको ये क्या कहा था, ये पाकिस्तान से सबसे बड़ा चोर है। हाँ, यस, देखिए गिलानी साहब को ये कहा ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर है। मैं पिछले दिन बल्कि कल मेरे ख्याल में एक आर्टिकल गलबन आपने भेजा था, जो मैं वो पढ़ रहा था, जिसमें ये उस वक्त की बात है जब उन्होंने निमल कॉलेज का कोई इफ्तिताह किया था। उस वक्त इमरान खान से किसी इंसान को कोई गर्ज नहीं थी, ना हुकूमत को थी, ना अपोजिशन की थी, क्योंकि इनके पास सीट ही नहीं थी, एक सिंगल सीट अपनी भी नहीं थी उस वक्त इनके पास। तो इन्होंने मिंत समाजत की आमद मीर की। उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे वो गिलानी साहब थे। मिंत समाजत की उन्हें गिलानी साहब ने, उनकी तो सोच ही नहीं थी कि गिलानी साहब भी आए जाएंगे निमल कॉलेज की जो मियां वाली में है उसका। उन्होंने हसन इकबाल से की, जो वफाकी वजीर तालीम थे, कि यार अगर आप आ जाएं तो चलो मेरी भी थोड़ी गुड्डी इज्जत रह जाएगी मेरी। अच्छी है। और फिर जब उन्होंने कहा यार मैं कोशिश करता हूँ कि अगर वो गिलानी साहब भी आ जाए, तो ये फूले नहीं समा रहे थे उस वक्त इमरान खान साहब, गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस निमल कॉलेज के इफ्तिताह के लिए आएंगे। तो आज उसी इंसान को ये कहता है दुनिया का सबसे बड़ा चोर ये है। या तो कम से कम अल्फाज का चुनाव भी तो होना चाहिए। सब आपको हैरानगी है होगी, मुझे हैरानगी नहीं है। मैंने जो स्टडी किया ना इमरान खान को भी, और जो हालात वाकयात को देखा है, जिस आदमी ने इसके साथ फेवर किया, इसने उसको छुरा खोपा है और पीठ पीछे। मतलब एक चीज तो है यार, इंसान कितना गिर सकता है। मैं नहीं समझ सकता कि एक इंसान इतना भी गिर सकता है कि उसको ना माँ का एहसास है, ना बाप का एहसास है, ना बहन का एहसास है, ना दोस्त का एहसास है, किसी को कोई एहसास नहीं है। प्राचा साहब को टाइम थोड़ा रहेगा, प्राचा साहब को मिलाना चाहता हूँ। प्राचा साहब आज ये बात बताएं कि जिसको शेख रशीद कहते हैं, वजीर दाखिला भी हैं, इमरान के बड़े चहेते भी थे, तो कौमी असम्बली में शेख रशीद का हाथ बेचारे का ऐसे 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 होता रहा, लेकिन उसने इमरान खान ने उसके साथ शेख हैंड नहीं किया। इसकी क्या वजह है? वो डॉक्टर साहब शेख रशीद साहब ने फरमाया कि प्राचा साहब जी वो शेख रशीद साहब उनसे अंदर हाथ मिला चुके थे। डॉक्टर साहब एक बार शेख रशीद साहब ने एक फोटो भी अपना डाला है कि अंदर एक बार चूंकि हाथ मिला चुके थे। यार अगर अंदर मिला चुके थे तो नहीं, सुने ना, दलील नहीं है ना जनाब। अगर अंदर मिला चुके थे तो दोबारा पब्लिकली ऐसे करेंगे, क्या जरूरत थी 2 बार? वो मेरे कोविड की वजह से नहीं मिला रहे थे कि वो हाथ धो के नहीं आए थे शेख रशीद साहब, इसलिए उनका जा यार हाथ धो के और फिर हाथ मिलाओ। अच्छा चले जब शायद उन्हें वो वाकया याद आ गया, तो जो इंटरव्यू दिया था उन्होंने एक बार इमरान साहब ने, उसमें शेख साहब भी बैठे, जिसको कहता था मैं से आपने लोगों अपने चपरासी भी ना लगाऊं। हाँ सही है। वो शेख रशीद साहब है जिन्हें आज वजीर दाखिला का ओहदा दे दिया गया है। मोस्ट पावरफुल जो मिनिस्ट्री है वो उनके पास है। अच्छा प्राचा साहब, ये जिस तरीके से पाकिस्तान में हो रहा है, यानी मेंबरान असेंबली को क्या क्या कहा जा रहा है, ख्वातीन की कितनी इज्जत की जा रही है, वो आप जानते हैं, देख रहे हैं। और जिस तरीके से पार्लियामेंट में वजीर आजम खिताब कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं, क्या इससे पाकिस्तान की नेकनामी हो रही है बैरून मुल्क में? पाकिस्तानियों का वक़ार बढ़ रहा है? क्या कहेंगे आप? देखिए डॉक्टर साहब, आजकल पाकिस्तान सिर्फ नहीं, दुनिया पाकिस्तान बतौर ख़ास जिस वबा का सामना है उसका नाम है टेररिज्म। और टेररिज्म तक पहुंचने के लिए जो स्टेजेस हैं वो ये हैं कि सबसे पहले होती है इलिटरेसी, और फिर इग्नोरेंस होती है, फिर एक्सट्रीमिज्म होती है, फिर टेररिज्म आती है। तो आप सोचें कि इमरान खान इस वक्त जो है इंटॉलरेंस के लेवल पे हैं, जो कि दरमियान में है, जो कि ग्रेड 3 है। पहले आप देखें कि वो इलिटरेट होने के बावजूद और मतलब कि इग्नोरेंट ना होने के बावजूद वो इंटॉलरेंट उनका बिहेवियर है। अभी वो इलेक्शन जीते क्या, मतलब एतमाद का वोट उन्होंने मार के चले किस तरीके से ले लिया। होना ये चाहिए था कि उस तकरीर के दौरान वो कोई अपनी लाइन ऑफ पॉलिसी देते, लाइन ऑफ एक्शन देते। वो तो इलेक्शन कमीशन पे असेंबली हॉल में खड़े होकर इल्जाम लगा रहे थे। और उन्होंने जैसे भट्ट साहब ने फरमाया कि आपने उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया आपने, मेरे सवाल में था वो आगे आ रहा था। भाई वजीर आजम अपने ही एक इदारे पर चढ़ाई कर रहा है, इल्जाम लगा रहा है, और कल की खबर ये है कि मशीरों को उसने कह दिया है कि इनको बेनकाब करें इलेक्शन कमीशन को। ये कौन सा तरीकाकार है? प्राचा साहब बोले ना। जी तो बस यही है कि मैं आपको जो बता रहा था वो यही था कि ये ऑलरेडी मुल्क को टेररिज्म को सपोर्ट करने के लिए जो इनका बिहेवियर है, इंटॉलरेंस जो ये करते हैं, बर्दाश्त होनी चाहिए। अगर आप एक वजीर खजाना की सीट हार गए, जो कि मुल्क ने या पार्लियामेंटेरियंस ने आपके माशी पॉलिसियों पे या आपके वजीर खजाना पे या आपकी हुकूमत पे अदम एतमाद का इजहार करते उनको रिजेक्ट किया, तो आप में बर्दाश्त होनी चाहिए, आप बर्दाश्त करते।
और जब आपने इत्मीनान का वोट ले लिया तो आप अपनी लाइन ऑफ एक्शन बताते, उसको आप एक्सेप्ट करते कि आपने जो किया। सबसे पहली बात तो ये हुई कि जो 178 सीट्स उन्होंने ली, उसमें उन 16 भगोड़ों के नाम भी शामिल थे, जिनको वो भगोड़ा और चोर और बदयानत और ज़मीर फरोश और क्या-क्या नाम देते थे। और न सिर्फ उनका वोट लिया और उनके वोट से दोबारा इत्मीनान का वोट लिया, बल्कि उनका शुक्रिया भी अदा किया। आखिर में कहा कि मैं आप सबका, सबको कोट एंड कोट में आप सोचें कि उन्होंने कहा मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। सब बेज़मीरों का, सब चोरों का, डाकुओं का, सबका मैं शुक्रिया अदा करना तो चाहता हूँ। तो अगर आप एनालिसिस करें तो ऐसा करें। और जो बात हुई कि वो ये है कि इंटॉलरेंस आप देख लें। अच्छा, अभी किसी ने उस दिन एक शेख रशीद का एक क्लिप वायरल किया। तलत हुसैन ने भी उसको कोट किया, ट्वीट किया। तो उसमें शेख रशीद जो बदज़ुबानी कर रहा है, जो बुरे तरीके से ज़ुबान यूज़ कर रहा है, जो जैसे फ़िल्मी डायलॉग्स करके बोलते हुए, इतने में स्टेज के नीचे से उसी का कोई सपोर्टर उसके फ़ेवर में बोला। तो आप जानते हैं उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि बकवास बंद कर। अच्छा। तो अच्छा, क्योंकि प्रोच साहब तो टाइम बहुत कम रह गया, मैं भट्ट साहब को लाना चाहता हूँ। भट्ट साहब, ये जो मैंने अभी बात की थी कि इलेक्टेड या सेलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म, जैसे भी है वज़ीर-ए-आज़म तो है पाकिस्तान का, वो अपने ही एक इदारे पर इलेक्शन कमीशन पर चढ़ाई कर रहा है और अपने मशीरों को कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन को बेनकाब करें। हालाँकि ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसने इसका केस अभी तक खोला भी नहीं है, एक लिहाज से जो फॉरेन फंडिंग का है। तो आप ये ऐसा क्यों कर रहा है भट्ट साहब? सर, मैं एक बात करेक्ट कर दूं प्राचा साहब, उसके बाद मैं आपके सवाल का जरूर जवाब दूंगा। पहली बात यह कि ये जो है ना, वजीर खजाना की सीट नहीं आ रही इन्होंने। ये जनाब एक आम सेनेटर था, वो वजीर खजाना बनना था या नहीं बनना था, ये बात की बात है, ऐसे कोई बात नहीं है। बाकी रह जाते जनाब ये कि जो अकवाल ज़रीं जो मैंने अर्ज किए थे ना जनाब, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के थे, यहाँ पे बोली भी ऐसे ही लगा जाती। अगर आपको याद फरदौस आशिक अवान को उन्होंने मरकज से निकाल दिया था, बाद में उन्हें पंजाब का बनाया गया। यानी जो जितना ज्यादा झूठ बोलेगा, जो जितनी गालियां ज्यादा बकेगा, जो जितना ज्यादा जज्बाती होके वो सुर करके अपना डब्बू की तरह बोलेगा, वो इनका चेता बन जाता है। इस वक्त इनके जितने भी फ्रंट लाइन मिनिस्टर हैं, मशीर हैं, सब इनके आते हैं, देखें जो इंसानों की तरह बात करते हैं वो इतने अहम नहीं होते, उनको तरक्की नहीं दी जाती। तरक्की उनको दी जाती है, फेवरेट इमरान खान को वही है जो बकवास ज्यादा करें, जो झूठ ज्यादा बोलें, जो गंदी गंदी गालियां निकालें, जो अपोजिशन के साथ लड़ाई करें। ये उन्होंने कोडी का मैदान बनाया है पूरे मुल्क को इस वक्त। अच्छा जनाब, बस में टाइम थोड़ा रह गया। प्राचा साहब, आपके यू गॉट 20 सेकंड्स टू प्लीज, आपने जो कुछ कहना आखिर में। डॉक्टर साहब, मैं एक किता पढ़ना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त हो। जी, फरमाएं। वो नहीं अब के फरेबों से लगा लेते हैं, हम जो देखे हैं तो वे आँख छुपा लेते हैं। मीर क्या सादा है बीमार हुए जिसके सबब हाँ, उसी अतार से दवा लेते हैं। दुआ लेते हैं, सही है। तो डॉक्टर साहब बात ये अच्छा डॉक्टर साहब जनाब, बात ये है, मैं इसी पर खत्म बस करना इसको आप चाहता हूँ। सेंसर करें। अब बहुत सी चीजें रह गई हैं, लेकिन मे बी नेक्स्ट। एक शेर में भी प्रता साहब की नजर को, मैं नहीं मानता कागज पर लिखा शजराए नस्ब, अच्छा, मुंह खोलने से कबीले का पता चलता है। हाँ, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जनाब। आपने शायरी पर किया और मैं समझता हूँ कि हर चीज़ को कहते कुएं में दरिया बंद कर दिया आपने। अच्छा, मैं नाजरीन, आपने बातचीत सुनी, बहुत सी बातें रह गई हैं, क्वेश्चन मेरे पास भी अभी काफ़ी थे, लेकिन टाइम थोड़ा था, तो इसी पर ख़त्म करते हैं। मैं कोशिश करूँगा, इसे दोनों से दरख्वास्त करूँगा कि इन नियर फ्यूचर में चंद दिनों में इनको दोबारा बुलाया जाए, जो बातें रह गई हैं, या उसको तब पता नहीं क्या और क्या क्या तब्दीली आएगी। तो आई लीव इट एट दैट। नाजरीन, इफ़ यू लाइक माई प्रोग्राम प्लीज़ डू, and if you have any questions, do ask us and we will take them up. I leave it at that. हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और खुदा हाफिज। वालेकुम सलाम, थैंक यू।